इस सभागार में उपस्थित वैसे तो अनेक सम्मानित लोग हैं जिन्हें मैं बहुत निकटता से जानता हूं, सम्मान करता हूं, परंतु सभी के प्रति मैं आदर व्यक्त करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम लोग जिस अवसर पर एकत्र हुए हैं उस अवसर की दो विशेषताएं हैं। आज शताब्दी यानी भूतकाल में क्या हुआ और भविष्य क्या है, दोनों का संकेत यह अवसर देता है। एक ऐसे युग दृष्टा और युग प्रवर्तक महापुरुष के जीवन के अत्यंत अविस्मरणीय क्षण से जुड़ा हुआ यह अवसर है और साथ ही स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में यह भी स्मरण कराता है कि स्वतंत्रता के लिए किन किन लोगों ने किस किस प्रकार से कैसे योगदान दिया था। देखिए, हम दुनिया के आज के डेट में कहा जाता है कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, एक टाइटल भारत को दिया जाता है। एक टाइटल यह दिया जाता है वी आर द यंगेस्ट नेशन ऑन अर्थ। मेरे विचार से ये दोनों ही टाइटल पूर्ण सत्य का व्याख्यान नहीं करते। यह सत्य है कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, परंतु पूर्ण सत्य यह है कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा क्यों है? क्योंकि कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपम जो 11वीं शताब्दी में थे, यानी मैग्ना कार्टा जो ब्रिटेन का आया उससे 100 साल पहले से लेके चोल साम्राज्य में जो ग्राम समितियों का गठन होता था चुनाव के द्वारा, वहां से लेके वैशाली के गणराज्य तक 2500 वर्ष पूर्व विश्व में कोई उदाहरण नजर नहीं आता। और उन सब से ऊपर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों हैं? क्योंकि हम दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जिसने समाज के लिए नहीं, शासन व्यवस्था के लिए नहीं, धर्म ग्रंथ पर भी भिन्न भिन्न विचारों को समान रूप से स्वीकार किया और समान रूप से सबको एकोमोडेट किया। इसलिए हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। और जब यह कहा जाता है कि वी आर द यंगेस्ट नेशन, तो यह भी ट्रुथ है, बट यह हाफ ट्रुथ है। फुल ट्रुथ यह है कि वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। यदि हम संपूर्ण विश्व के नक्शे पर नजर डालें और पूर्व से शुरू करें तो प्राचीन विश्व की जितनी महान सभ्यताएं थी, इधर से शुरू करें तो चाइनीज सिविलाइजेशन, फिर इंडियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, रोम का सिविलाइजेशन, ग्रीस का सिविलाइजेशन, इजिप्ट का सिविलाइजेशन, ब्रिटिश एम्पायर और आज के अमेरिका में इंका, माया, एज़टेक्स की सिविलाइजेशन, ये सब के सब अब इतिहास के किताबों में, पन्नों में समाई हुई हैं, कहीं जीवंत वास्तविक रूप में दिखाई नहीं पड़ रही हैं। परंतु हम एकमात्र विश्व की प्राचीन सभ्यता हैं जो आज भी इतिहास के अज्ञात काल से, अनादिकाल से यथावत उसी रूप में जाज्वल्यमान दिखाई पड़ रही। जैसे हम सब ने दीप प्रज्वलित करके प्रारंभ किया, हम क्यों दीप प्रज्वलित करते हैं? दीप प्रज्वलन हमारे लिए किसी भी कार्य की प्रथम संस्तुति होती है, क्योंकि ऋग्वेद का जो प्रथम श्लोक है वो किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। कहा गया ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्वजम होतारम रत्नघातमम। और अग्नि को क्यों समर्पित है? क्यों दीप को प्रज्वलित करते हैं? और क्यों हम हजारों सालों से नहीं, लाखों सालों से चली आ रही सभ्यता हैं? क्योंकि उस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए समय समय पर अनेक पुण्यात्माएं जन्म लेती हैं और वह अपने समस्त मधुर मनोभावों की आहुति देकर उस यज्ञ की अग्नि की प्रखरता को बनाकर रखती हैं। और ऐसी ही एक महान पुण्यात्मा थे डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार। उनके मन में जो राष्ट्र के प्रति भाव था और राष्ट्र के प्रति जो दृष्टि थी,
आज 100 साल के बाद हम उस घटना का स्मरण करने के साथ यह भी देखेंगे कि उस दृष्टि ने, उस विचार ने इस राष्ट्र को कहां तक पहुंचाया। आप सभी उस घटना से पूर्णतः परिचित हैं कि डॉक्टर साहब जब नागपुर वापस लौटे कोलकाता से डॉक्टरी पढ़ने के बाद, तो जो उत्कट राष्ट्रभक्त की भावना उनके अंदर थी, उसके चलते वो कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हुए। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि उनको उनके द्वारा दिए गए कुछ ओजस्वी भाषणों को, जिसको तत्कालीन सरकार ने आक्रामक भाषण माना, भड़काऊ भाषण माना, और इसके लिए उनके ऊपर मुकदमा चला। और जैसा भी बताया गया कि उन्होंने स्वीकार करने की बजाय पूरी दृढ़ता के साथ प्रतिवाद करना स्वीकार किया, और इस वजह से वो 1 वर्ष के कठोर श्रम कारावास में गए। और जब वो बाहर निकले तो वो आज ही का दिन था, आज से 100 साल पहले, 12 जुलाई सन 2022। और जब वो बाहर निकले तो वो एक संकल्प के साथ बाहर निकले थे, एक विचार के साथ बाहर निकले थे, जो उन्होंने बाहर निकलते समय अपने उद्बोधन में कहा था। उसमें उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की बात, उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की बात, स्वतंत्रता के प्रति पूर्ण निष्ठा की बात तो कही थी। एक और बहुत गहरी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम स्वतंत्रता प्राप्त कैसे करेंगे, यह तो विचार करना ही है, साथ ही यह भी विचार करना है कि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी तब हम क्या करेंगे। और यदि हमने इसका विचार नहीं किया तो इस बात की बहुत प्रबल संभावना हो सकती है कि आजाद होने के बाद हम ब्रिटेन से मुक्ति पाकर ब्रिटेन का ही कहीं अनुकरण न करने लगे। अब आप देखिए, उन्होंने जो दूरदृष्टि दी थी, वह विषय इतना महत्वपूर्ण था कि मैं याद दिलाना चाहता हूं, ठीक ऐसा ही भाव महात्मा गांधी ने व्यक्त किया था। 1909 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक है उनकी हिंद स्वराज, आप सबने नाम अवश्य सुना होगा। वो पुस्तक प्रश्नोत्तर के फॉर्म में है, जिसमें उनसे प्रश्न किया जाता है कि एक प्रश्नकर्ता उनसे प्रश्न करता है कि बापू, आज भारत का किसान इतना निर्धन है, गरीब है, उसके पास सामान्य जीवन यापन के लिए भी उपयुक्त संसाधन नहीं है, क्या उसको देखकर आपके मन में भारत के भविष्य के प्रति भय या आशंका उत्पन्न नहीं होती है? तो गांधी जी का जवाब था, नहीं, मुझे उसे देखकर भारत के भविष्य को लेकर आशंका उत्पन्न नहीं होती है, मुझे पढ़े लिखे लोगों को देखकर भारत के भविष्य के प्रति आशंका उत्पन्न होती है। तो उसने पूछा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा, इसलिए कि हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन का ही एक स्वरूप बनना चाहते हैं। तो अगर हम बाघ के अत्याचार से मुक्ति चाहकर खुद बाघ का स्वभाव प्राप्त करना चाहें तो यह वास्तविकता मुक्ति नहीं होगी। इसलिए उन्होंने स्वराज्य की बात कही और उन्होंने कहा कि जब तक हम इस स्वभाव, अपने वास्तविक स्वभाव में नहीं आएंगे, तब तक स्वराज्य की सार्थकता नहीं होगी। तो अगर आप देखें तो डॉक्टर हेडगेवार ने भी यही कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हम क्या करेंगे, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब वो बाहर निकले तो उन्होंने जो एक प्रण लिया था, वो कारागार से बाहर नहीं निकले थे। भारत की मानसिकता जो एक कारागार में बंद हो गई थी, उसे बाहर निकालने का संकल्प लेकर वो बाहर निकले थे। और वह संघर्ष का एक पड़ाव उनके बाहर निकलने के 25 वर्ष के अंदर पूर्ण हो गया था। 1922 में वो बाहर निकले, 1947 में यह देश स्वतंत्र हो गया। आज भी संयोग देखिए कि 75वां वर्ष है स्वतंत्रता का और इसे हम अमृत महोत्सव वर्ष कह रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि 75वें वर्ष से प्रारंभ होकर अगले 25 वर्ष, यानी जब हम स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे सन 2047 में, इसको अमृत काल कहना है, ताकि इसमें भारत को उस स्थिति में जाकर पहुंचना है जो भारत का वास्तविक भवितव्य है। वह स्थिति क्या है? आज भी जो अभियान डॉक्टर साहब ने कारागार से बाहर निकलकर शुरू हुआ था,
उस कारागार की मानसिक कारागार से हम बाहर नहीं निकल आए हैं। हम स्वतंत्र तो हुए पर हमारे तंत्र में स्व का बोध अभी तक उस प्रखरता के साथ प्रस्फुटित नहीं हुआ जो डॉक्टर साहब का संकल्प था। और वह क्यों नहीं हुआ, इस पर मैं यह भी एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आप लोग तो ऐसी बात कहते हैं जैसे सारा स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता का भाव वास्तविकता सिर्फ आप ही व्यक्त करेंगे, कोई दूसरा नहीं व्यक्त करेगा। तो इस संदर्भ में एक फैक्ट बताना चाहता हूं आपको। 16 मई सन 2014 को हमारी सरकार बनी और 18 मई सन 2014 को लंदन के गार्डियन अखबार ने लिखा, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। उसने जानते क्या लिखा? उसने लिखा 16 मई 2014 कैन बी कंसीडर्ड एज ए रियल इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया। अब यह बड़ी गंभीर बात, कोई कहेगा क्यों लिखा? उसने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक भारत पे जिस प्रकार का शासन रहा उसने ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट व्यवस्था विचार को लगभग यथावत रखा। पहली बार एक ऐसी विचार के हाथ में सत्ता आई है, पूर्ण रूपेण सत्ता आई है, जिसका कि ब्रिटिश विचार मानसिकता से कोई लेना देना नहीं था। तो आप यह समझिए, इसलिए हम ये कह रहे थे कि वो जो विचार का परिवर्तन उन्होंने प्रारंभ किया था वह कितने दूर की बात थी। उन्होंने 1920 में इसी नागपुर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था, जो कतिपय कारणों बस पारित नहीं हो पाया। एक तो वो इस चीज को प्रमाणित करता है कि जब पूर्ण स्वराज्य का विषय आया और वो 1920 में नागपुर में पारित नहीं हो पाया, आप सभी को शायद बहुत से लोगों को पता हो कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। उसका कारण यह है कि 1930 में लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था रावी के तट पर, वहां पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया और वो 26 जनवरी 1930 को लिया गया। इसलिए स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी का दिन भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। परंतु ये एक तथ्य भी तो जाने अनजाने में उजागर कर दे रहा है कि इसका मतलब पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई तो 1930 में शुरू की, उससे पहले तो हम आंशिक लड़ाई लड़ रहे थे, यानी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात कर रहे थे। जबकि डॉक्टर साहब ने 1920 में नागपुर में, कभी आपने विचार किया कि उन्होंने क्यों कहा पूर्ण स्वराज्य की बात 1920 में? कारण जानते क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1914 में, तो कांग्रेस ने इस विचार से कि शायद विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज हमको स्वतंत्रता दे देंगे, बाकायदा प्रस्ताव 1914 में पारित करके विश्व युद्ध में गवर्नमेंट का समर्थन किया। परंतु जब विश्व युद्ध 1918-19 में समाप्त हुआ तो अंग्रेज सरकार अपने वचन पर कायम नहीं रही, बल्कि इसके उलट 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट लाके खड़ा कर दिया। और उस रॉलेट एक्ट के जब विरोध में आंदोलन हुआ तो उसी के विरोध में हुए आंदोलन में जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। अब आप बताइए, क्या इसके बाद अब किसी भी प्रकार के किंतु परंतु की संभावना रह गई थी? क्या पूर्ण स्वराज से कम हमें कुछ मानना चाहिए? वह सरकार जिसके साथ आपने यह सोचकर कोई सहयोग किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसने सीधे सीधे धोखा दे दिया। तो पूर्ण स्वराज के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस विचार, यह तर्क और यह आधार था जिसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा अब पूर्ण स्वराज्य की बात होनी चाहिए। अब वो एक अलग बात है कि वो उस समय नहीं स्वीकार किया गया, वो 10 वर्ष के बाद जाके स्वीकार हुआ, परंतु यह दर्शाता है कि उनका यथार्थ एकदम सही था। और उसके बाद भी आप देखिए क्या हुआ, जितनी समय में हम समझौता करते चले गए, अंततः हर मौके के ऊपर 1922 में असहयोग आंदोलन रुक गया। उसके बाद क्या हुआ, 1927 में साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन ने क्या कहा कि हम द्वैतवादी शासन प्रणाली लाएंगे, हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, नहीं दिया। फिर 30-31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इरविन के साथ। तो जब अंततः जाके ये रियलाइज करने में 10 साल लग गए, जो 10 वर्ष पूर्व डॉक्टर साहब ने कहा था यदि बात मान ली गई होती तो शायद हमारी स्वतंत्रता द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही हो जाती। अब एक बात आप और भी सोचिए, जिस कालखंड में वो जेल से बाहर निकले 1922 में, उस समय 1910 और 20 के दशक के भारत को याद करिए।
जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात कही जाती है तो यह कहा जाता है, जिस प्रकार का विचार दिया था ना, एक ही विचार, एक ही व्यवस्था, एक ही संगठन ने स्वतंत्रता दिलवाई। मैं 1910 और 20, इन 20 सालों में देखिए देश में क्या हो रहा था। वाइसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया, चटगांव में, जिसका नाम उस समय चट्टोग्राम था, बांग्लादेश में चला गया, वहां पर शस्त्रागार पे कब्जा कर लिया गया सूर्य सेन के नेतृत्व में। लखनऊ के पास काकोरी में गवर्नमेंट के कोषागार पे कब्जा कर लिया गया, दिल्ली में असेंबली में बम फेंक दिया गया। अब जरा आप इस पूरे सिनेरियो को देखिए, मतलब द आर्मरी, द ट्रेजरी हैज बीन कैप्चर्ड, पुलिस कमिश्नर को मार दिया जाता है, असेंबली में बम फेंक दिया जाता है और वाइसराय पर अटैक होता है। सरकार तो पूरी हिल गई होगी, सरकार का मनोबल नहीं गिरा होगा। आज के समय में आप सोचिए, इसके बावजूद जिन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इतना बड़ा कार्य किया, उन लोगों का कोई श्रेय ही नहीं था स्वतंत्रता के आंदोलन में। इतना ही नहीं, उनको क्या कहा गया कि साहब वो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो अतिवादी थे, वो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे, यह शब्द प्रयोग किया गया उनके लिए। तो मैं मानता हूं कि जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन में सब प्रकार के विचारों का जो योगदान रहा है उसे ईमानदारी से स्वीकार करने का यह समय है जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है। एक वह क्रांतिकारी आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन, और तीसरा वह सशस्त्र और भारत भूमि के बाहर से शुरू हुए आंदोलन, चाहे वह गदर पार्टी हो या रास बिहारी बोस जी के द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज, या बाद में जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की एक एग्जाइल गवर्नमेंट भी बनाई थी। तो सैन्य प्रयास, क्रांतिकारी प्रयास और राजनीतिक प्रयास, तीनों को समान स्थान मिलना चाहिए, तभी हम स्वतंत्रता की सार्थकता का अनुभव कर पाएंगे। अन्यथा कोई यह कहे कि एक ही विचार, एक ही प्रकार से स्वतंत्रता मिली, तो यह स्वतंत्रता आंदोलन के साथ न्याय नहीं है। और कभी कभी मैं एक और फैक्ट भी कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा प्रचार किया जाता है कि साहब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी वो तो सिर्फ हम ही थे और दूसरे क्या कर रहे थे। स्वतंत्र वीर सावरकर की बात आती है तो उनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। आप में से बहुत से लोगों को शायद न ध्यान हो कि वीर सावरकर को जब सजा सुनाई गई तो 2 जन्मों के कारावास की सजा सुनाई गई थी, मगर किस वर्ष में? 1910 में, और वो शुरू हुई अप्रैल 1911 में। 2 जन्मों का कारावास, 25 वर्ष का एक जन्म होता था। वैसे वीर सावरकर ने बाहर निकल के ये कहा था, चलो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसके द्वारा अंग्रेजों ने हमारे पुनर्जन्म की व्यवस्था को तो स्वीकार किया कि उन्होंने 2 जन्मों के कारावास की मुझे सजा सुनाई। मगर महत्वपूर्ण बात यह कि 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, यह तथ्य बहुतों को नहीं ध्यान होगा। उस समय 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वैडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब बताइए, जिस वर्ष में सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा और काला पानी सुनाई जा रही है, उस समय आप ब्रिटिश हुक्मरान के कदमों तले बैठकर यह दावा कर रहे हैं कि हम स्वतंत्रता का महान आंदोलन लड़ रहे थे। यह प्रचार तथ्य से कितना विपरीत नजर आता है। और इसीलिए जो बहुत बड़े शायर थे, एक अकबर इलाहाबादी, उन्होंने एक शेर लिखा था उस जमाने के कुछ नेताओं के लिए। वो शायद फेमस शेर आपने सुना होगा कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ। हुक्काम मतलब ऑफिसर्स। रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। और फिर इतना ही नहीं, एक आध फैक्ट और भी है जो आपको ना पता हो। देखिए, भगत सिंह जी को फांसी हुई, डॉक्टर साहब जाके अनुशीलन समिति में जुड़े थे। बंगाल में युगांधर और अनुशीलन समिति जैसे संगठनों ने लेकर बागा जतीन, शचीन्द्रनाथ सान्याल, सूर्य सेन जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने इतने बड़े बड़े कार्य किए। वो सारी बातें होती रही, परंतु एक और फैक्ट आपको बताता हूं। आप सब ने
चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां का नाम सुना होगा। अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद जी को फांसी दी गई काकोरी के प्रकरण की वजह से। वो जो काकोरी में ब्रिटिश सरकार का खजाना कब्जा कर लिया गया था, उसके लिए। और चंद्रशेखर आजाद जी पकड़ में नहीं आए और उन्होंने लास्ट में अपने को स्वयं को गोली मार ली थी। वो प्रकरण आपको पता होगा। पर आपको पता है कि जब अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया तो उनके खिलाफ सरकारी वकील कौन था? उनके खिलाफ सरकारी वकील थे कांग्रेस के तत्कालीन नेता मिस्टर जगत नारायण मुल्ला। बाद में उनके पुत्र हाईकोर्ट के जज भी रहे। और मजे की बात यह है कि लखनऊ में जगत नारायण मुल्ला जी के नाम पे जगत नारायण रोड भी है। अब बताइए, ब्रिटिश सरकार के हुक्मरान के नीचे बैठ के स्वतंत्रता का आंदोलन है और उनको फांसी हो क्रांतिकारियों को, उसे इंश्योर करने के लिए सरकार की सदारत में की जा रही वकालत है। और उसके बाद वो लोग जिन्होंने डॉक्टर साहब पे आरोप लगाए या संघ और संगठन पे आरोप लगाए कि इन्होंने क्या किया, मैंने ये बात एक दो बार टीवी डिबेट से ही बोली। मैंने विनम्रता से कहा, मैंने कहा एक नेता बता दीजिए जो पुलिस की गोली से मारा गया हो कांग्रेस का। एक नेता बता दीजिए जो फांसी चढ़ा हो अंग्रेजों के काल में। एक जिसको काला पानी हुआ हो। और लाला लाजपत राय को छोड़कर एक नेता बता दीजिए जो पुलिस की लाठियों से भी घायल हुआ हो। फिर भी स्वतंत्रता का आंदोलन उन्होंने ही लड़ा और स्वतंत्रता भी एक में उन्होंने ही दिलाई। तो इसके ऊपर मुझे वो शेर याद आता है कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए, नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछले 100 वर्ष गुजरे उसमें देखिए कि डॉक्टर साहब ने जो दृष्टि दी थी स्वतंत्रता आंदोलन, मैंने क्यों यह विषय बताया, स्वतंत्रता आंदोलन भिन्न भिन्न आयामों में लड़ा जा रहा था और अनेक प्रकार से भारतीय समाज उसमें लड़ रहा था। डॉक्टर साहब ने भी उसमें भूमिका दिखाई। फिर उन्हें क्यों आवश्यकता महसूस हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाकर एक दूसरे आयाम से हम आगे की बात सोचें, चूंकि वो उसी विचार को सोच रहे थे जब लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य की बात कही थी। तो क्या कहा गया था, वो भारतीय असंतोष के जनक है। उन्हें क्यों असंतोष का जनक कहा गया? क्योंकि यह माना गया था कि 1885 में जो कांग्रेस बनाई गई वो तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस के लिए बनाई गई थी। तो कहा गया भाई बात तो सिर्फ वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की थी, ये पूर्ण स्वराज की बात कहां से ले आए भाई? ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, ये तो राइट विंग है, ये तो फंडामेंटलिस्ट है। और यह भी कहा गया कि ये बात क्या कर रहे हैं, अरे भाई ब्रिटिश राज में सूरज नहीं डूबता, भगवान भी उनके साथ हैं। मगर जो बात तिलक जी ने कही थी, जो गांधी जी का हिंद स्वराज में भाव था, जो डॉक्टर साहब ने 1920 में इसी नागपुर की धरती पर स्वराज्य का प्रस्ताव पास कराने का प्रयास किया था, यह सारी चीजें एक ही विचार से प्रेरित थी। पर अफसोस कि उस विचार को स्वीकार करने में, अंगीकार करने में विलंब हुआ और आज तक वह साक्षात रूप में स्वीकार नहीं हो पाया। मगर आपको मैं एक विश्लेषण देता हूं कि जो प्रयास उन्होंने किया था वो कैसे कैसे बदलाव की तरफ बढ़ा। अगर आप देखें तो 1922 में जब वो जेल से निकले तो पहले 25 साल 1947 तक क्या थे, उन्होंने जो विचार रोपा उसके लिए एक शैशव काल, अप्रासंगिकता के काल। क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि 1940 तक नागपुर के बाहर संघ की शाखाएं मुश्किल से 50 से भी कम थी। अगले 25 वर्ष 47 से 72 संगठन का व्यापक विस्तार, समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विस्तार। अब देखिए जो उन्होंने पौधा रोपा था वो पहले 25 वर्ष में अपना अस्तित्व बनाता है, अगले 25 वर्ष में वो विस्तार इस रूप में पाता है कि चाहे कोई भी वर्ग हो, यानी अगर सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में काम होना था तो शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर
शुरू होते हैं। यदि विद्यार्थियों के क्षेत्र में था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू होता है, धर्म के क्षेत्र में था तो विश्व हिंदू परिषद शुरू होता है, वनवासी क्षेत्रों में था तो वनवासी कल्याण आश्रम शुरू होता है, मजदूरों के बीच में भारतीय मजदूर संघ शुरू होता है, यदि किसानों के बीच में भारतीय किसान संघ शुरू होता है, और इसी कालखंड में भारतीय जनसंघ भी शुरू होता है जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। अब देखिए, पहले 25 वर्ष ये, अगले 25 वर्ष ये, अब अगले 25 वर्ष 72 टू 97। अब हम संगठन के रूप में थोड़ा महत्वपूर्ण होने शुरू हुए। अब सत्ता में भी हमारी यदा कदा हिस्सेदारी होने लगी। 77 में पहली बार केंद्र की सरकार में वो एक स्थान मिला और अनेक राज्यों की सरकार में स्थान भी मिला और अनेक राज्यों में हमारे नेतृत्व में गठबंधन सरकारें बनी। 80 का दौर आया, थोड़ा पीछे गए, 90 का दौर आया, तेजी से आगे बढ़े, 90 के दशक के शुरू में मुख्य विपक्षी दल बने, 90 के दशक का अंत होते होते गठबंधन का नेतृत्व करने वाले सत्ताधारी दल बने। तो देखिए, तीसरा चरण जो 25 वर्ष का आया उसने एक स्टेप और आगे बढ़ाया, और जो चौथा चरण आया 1997 से 2022 के 25 वर्ष। अब आप देखिए, हम सत्ताधारी दल से होते हुए बीच में 10 वर्ष का संघर्ष और प्रतिकार सहते हुए आज अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सत्ता पाने वाले, और वो भी लगातार दूसरी बार सत्ता पाने वाले व्यक्ति बने, दल बने। तो आप सोचिए कि उन्होंने जो दूरदृष्टि देखी थी वो किस रूप में आगे बढ़ी। और विचार, इसमें एक और बात कहता हूं, ये हम ऐसे ही नहीं बढ़े। जो हमारा विकास है वो एक क्रमिक विकास है। क्यों? मैं विनम्रता से कहता हूं, परंतु यथार्थ कहता हूं। भारत के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री हुए उसमें सिर्फ 2 प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर बाकी सब प्रधानमंत्री बन के नेता बने। ये दोनों नेता बन के प्रधानमंत्री बने। इस विषय में मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री पीवी नरसिम्हा राव की बात नहीं कर रहा हूं या राजीव गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूं। इंदिरा जी कैसे बनी थी? इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी तो वो पार्टी की नेता नहीं थी, वो इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में एक व्यवस्था के तहत बनी थी और उन्हें टाइटल दिया गया था गूंगी गुड़िया, यानी माना गया था कि इनको तो हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। पंडित नेहरू इतने बड़े नेता थे, परंतु वो कैसे बने थे? सारी की सारी कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल के साथ थी, वो महात्मा गांधी की अनुकंपा से बने थे। मगर सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्री हुए। अटल जी 1957 में नेहरू जी ने कहा कि ये युवा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 40 साल तक देश ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखा और 1998 में वो जाके प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी, वो तो हाल की बात है, युवाओं को भी ध्यान होगा। 2014 से पहले के वर्ष ध्यान कर लीजिए, 2011, 12, 13, 10, राह चलते किसी आदमी से पूछिए कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, सब कहते हैं मोदी जी होने चाहिए। ये कैसे बने? ये दोनों स्वयं सेवक थे। यदि हम कहते हैं कि संगठन व्यक्ति निर्माण करता है, वह चरित्र निर्माण करता है, तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया कि संपूर्ण राष्ट्र ने उनसे प्रेरणा ली और उनको अंगीकार किया। तो नेतृत्व हमने खड़ा किया तो वह राष्ट्र उसके साथ आकर खड़ा होता है। यह एक परिवर्तन आता है और इसमें ग्रेजुअल चेंज भी है। पिछले 100 साल की अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स का चेंज देखें तो जिसको हम राइट विंग कहते हैं ना, राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग, फंडामेंटलिस्ट, वो हर 20 साल में वो एक्सेप्टेबल हो जाती है और उसके मायने बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकमान्य तिलक ने 1905 में जब पूर्ण स्वराज की बात कही तो उनको कहा गया कि एक्सट्रीम राइट विंग की बात कर रहे हैं। अगले 20 साल 1920 का दशक, तिलक के मित्र गोखले, गोखले के शिष्य गांधी, पूर्ण स्वराज्य का जो समय है वो यथार्थ में बदल गया आंदोलन। अब कांग्रेस के अंदर राइट विंग कौन था? वो थे सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, के.एम. मुंशी, और 20 साल गुजरे, 1947 आजादी मिली, ये सब के सब सरकार के हिस्से हो गए।
अब राइट विंग का प्रतीक कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। और 20 वर्ष गुजरे, 1970 का दशक आया, दीनदयाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कई जगहों पे एसवीडी गवर्नमेंट्स बना ली। अब राइट विंग का प्रतीक कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हिंदू तन मन हिंदू जीवन कविता कहते थे। और 20 साल गुजरे, 1990 का दशक आया, अब अटल जी एक्सेप्टेबल थे, अब राइट विंग के प्रतीक कौन थे? अडवाणी जी। और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक आया, अब अडवाणी जी एक्सेप्टेबल थे, अब राइट विंग के प्रतीक किसको कहा जाने लगा? मोदी जी को। पर हकीकत में आप देखें तो कालचक्र की गति कहां जा रही है? द कंट्री इज ग्रेजुअली मूविंग, द टेक्टोनिक शिफ्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो वो जो एक विचार रखा गया था, उस विचार को यदि हम कहते हैं कि संघ दैवीय कार्य था, तो दैवीय कार्य ऐसे ही नहीं था। क्योंकि यह विचार कंटिन्यूअस क्यों चला? अन्य लोग भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में आए, स्थापित हुए, चले गए, समाप्त हो गए, हम क्यों बढ़ते रहे? क्योंकि हमारे यहां निरंतर त्याग की, अनुशासन की एक ऐसी परंपरा आगे बढ़ी जिसने हमेशा समाज को प्रेरित किया। जैसे जिसे हम लोग एक संघ के गीत में कहते थे ना, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल, हमने तो जलना सीखा है। अब यहां मैं एक आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक फॉरेन की एक मैगजीन के लोग, देखिए पूर्वाग्रहग्रस्त कैसे होते हैं, वो व्यक्ति मुझसे टकरा गए और कहते हैं मैं संघ के बारे में जानना चाहता हूं और संघ क्या है और भारत में इसका क्या प्रभाव है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको भी बताता हूं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि यदि कोई एक संगठन है जिसके कि 30,000 स्कूल हैं पूरी दुनिया में, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, तो वो विद्या भारती है, वो संघ का संगठन है। मैंने कहा यदि सबसे बड़ा छात्र संगठन है विद्यार्थी परिषद, वह संघ का संगठन है। फिर मैंने कहा वनवासी क्षेत्र में वनवासी कल्याण आश्रम है, सेवा भारती है, भारतीय मजदूर किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद के अलावा मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी जो आज देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अधिकांश नेता स्वयंसेवक हैं, यह संघ का संगठन है। परंतु इसमें जिसको आप सिर्फ राजनीति देखते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। संघ के लगभग 3200-3300 पूर्णकालिक प्रचारक काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में मुश्किल से 40-50 काम कर रहे हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि जिसको आप सिर्फ राजनीति देखते हैं, उस पूरी व्यवस्था में उसका हिस्सा क्या है। तो सब कुछ समझने के बाद उसने कहा हाँ बात तो सही है। अब जानते क्या हुआ? जाने के बाद उसने क्या लिखा? उसने मेरा कोट तो यथावत लिखा, फिर क्या लिखा कि आरएसएस हैज मेड इट्स प्रेजेंस इन सो मेनी सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी दैट इट हैज बिकम ए स्टेट विद इन स्टेट। अब देखिए, किसी भी सकारात्मक चीज को नकारात्मक ढंग से, किस ढंग से वो लोग प्रस्तुत करने में लगे रहते हैं, वह विचार दिखाई पड़ता है। और देखिए, जो विचार जो उन्होंने रखा विचार, वो किस मामले में बाकियों से डिफरेंट था। मैं विषय को बहुत लंबा करते हुए आपको एक बिंदु की ओर ध्यान देना चाहूंगा। जब उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हो तो वो कैसी हो, यह हमारे माइंड में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। पहला विषय यह होना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारे लिए स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होना चाहिए। हम दुनिया के एकमात्र देश हैं, बड़े देश, जिसने आज तक किसी दूसरे देश पर इन्वेजन नहीं किया है। हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जो सबसे लंबे समय तक समृद्ध रहे हैं। मतलब अलेक्जेंडर 3rd सेंचुरी में आया था और ब्रिटिशर्स 18th सेंचुरी में आए। दुनिया की बड़ी बड़ी खोजें सिर्फ हमारे ही तरफ होती रही, मतलब मैगलिन हो, वास्को डिगामा हो, कोलंबस हो, सब भारत खोज रहे थे। हम दुनिया के एक और देखिए देश क्या होता है, किसी देश में समृद्धि आती तो आध्यात्मिकता खत्म हो जाती, आध्यात्मिकता आती है तो सांसारिक विकास खत्म हो जाता। पर हम एक ही साथ जगत गुरु भी थे, सोने की चिड़िया भी थे। हम दुनिया के एक ऐसे देश हैं जिसका इतना बड़ा प्रभाव है संस्कृति का, जितना आपको किसी भी दूसरी जगह दिखाई नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अभी काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, तो आपको पता है कि जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं, तो श्रद्धा का वह बिंदु सिर्फ काशी विश्वनाथ से नहीं जुड़ता है, उत्तर में अमरनाथ से भी जुड़ता है, दक्षिण में रामेश्वरम से
जुड़ता है, पश्चिम में सोमनाथ से जुड़ता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से जुड़ता है और फिर काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी जुड़ता है, पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ता है। और बहुतों को नहीं पता होगा, जापान में एक देवता है जिनका नाम है डाइकोटुन, वह भैरव के ही एक स्वरूप माने जाते हैं। जापान तक वह प्रभाव नजर आता है और विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी करने वाली यूरोप की सन लेबोरेटरी की लॉबी में डांसिंग करते हुए नटराज की मूर्ति रखी हुई है, वहां तक जाकर वह प्रभाव दिखाई पड़ता है। और इतना ही नहीं, आप में से बहुत लोग जाके चेक करिएगा कि मंगोलिया में जितनी पुरानी टॉम्ब मकबरे बने हैं ना, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, उसकी फोटो देखिएगा तो बाहर त्रिशूल भी है और श्रृंगी भी है। क्यों? पूछिए कि पुराने जमाने में मंगोलों का धर्म क्या होता था, तो जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी तो कहेंगे तेंद्रिन होता था। अरे तेंद्रिन कुछ नहीं है, तंत्र का ही अपभ्रंश तेंद्रिन है और तंत्र के देवता शिव हैं, इसीलिए वहां त्रिशूल और श्रृंगी दोनों नजर आते हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम जब पूरा प्रभाव देखते हैं तो हमारा प्रभाव कितनी दूरी तक था, कितने प्रभाव तक था, यह हमें समझने की जरूरत है। हम महाराष्ट्र की धरती पर हैं, यहां गणपति की पूजा होती है, पर आपको पता है एक ही देश दुनिया में ऐसा है जिसके करेंसी नोट पर गणपति थे। वो भारत नहीं था, वो था इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। तो हमारी संस्कृति का प्रभाव मत संप्रदाय से परे जाकर है। और दूसरा, आप सभी ने यहां देखा होगा, मैं थोड़ा सा एक विषयांतर में रहते हुए एक बिंदु और बताना चाहता हूं। आप सबने अष्टविनायक है, महाराष्ट्र में बड़ी मान्यता है अष्टविनायक की, पर कभी आपने सोचा कि विनायक 8 ही क्यों है, 7 या 9 क्यों नहीं है, 6 या 10 क्यों नहीं है? हमारे यहां कोई भी चीज बगैर कारण के नहीं है, बगैर तर्क के नहीं है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का है और सर हाथी का क्यों है, और उनका सर काटा क्यों गया? सर हाथी का क्यों है, सवारी चूहे की क्यों है? दोनों में बहुत विरोधाभास नजर आता है ना। और उसके बाद यदि हाथी का सर है तो उनको एक दंत क्यों कहा गया? हाथी के तो 2 दांत होते हैं, तो फिर एक ही दांत क्यों है? और अगर एक ही दांत रहना था तो एक ही दांत होना चाहिए था उनकी मूर्ति में, वो दूसरा दांत टूटा हुआ क्यों है? और बल्कि जो आप वास्तविक मूर्ति देखते हैं उसमें टूटा हुआ दांत एक हाथ में पकड़ रखा है उन्होंने। कभी आपने विचार किया कि ये क्यों है? इसमें से कुछ भी कहानी नहीं है, कुछ भी कल्पना नहीं है। और गणेश जी किसके देवता हैं? रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं, यानी संपूर्ण सिद्धियां गणपति की आराधना से मिलती हैं। गणेश जी का यह और गणेश जी पुत्र किसके हैं? शिव पार्वती के। और शिव ने ही सारे आगम ग्रंथ दिए हैं, यानी जिसको आप कहते हैं ना, आपकी चेतना के जागरण के सारे स्वरूप भगवान शिव ने दिए हैं। अब समझिए गणपति के सारे जो स्वरूप हैं, इनका अर्थ और तात्पर्य क्या है। देखिए, भगवान गणेश का वह स्वरूप हमारे अंदर की जो वास्तविक चैतन्य ऊर्जा होती है, उसके उत्थान की वह प्रक्रिया को प्रतीक रूप में दिखा रहा है। सबसे पहले सर कटना किससे जरूरी है? वह आप अंदर की यात्रा करके अपनी कुंडलनी शक्ति को तब जागृत कर सकते हैं जब पहले आप अपने अहंकार को नष्ट करने में सफल होते हैं। तो आपका सर कटने का स्वरूप प्रतीक ये है। दूसरा, हाथी का ही सर क्यों है? क्योंकि हाथी की जो सूंड है, और आपने देखा होगा हमेशा गणपति की सूंड इस दिशा में यूं है, कभी ऐसे नहीं है। क्यों? वह उस शक्ति का प्रतीक है जो अपवर्ड्स है, यानी जागृत शक्ति, आपके शरीर की कुंडलनी की शक्ति जब वो ऊर्ध्व की तरफ होती है, उसका प्रतीक है। और हाथी इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गज मुक्ता कहा जाता है, माना जाता है कि हाथी के यहां मस्तक में एक मुक्ता है, तो वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। और जब वो मुड़ी हुई सूंड ऊपर है, और चूहे की सवारी क्यों है? क्योंकि चूहा जमीन के अंदर जाकर अपना बिल बनाता है। तो जब आप एकाग्र चित्त होकर अपने अंदर की यात्रा में उतरते हैं, तभी जाके आप इस शक्ति को पहचान पाते हैं और उस शक्ति को ऊपर उठाने का सामर्थ्य पा पाते हैं। और उसके बाद जब आप 8 विनायक क्यों हैं? क्योंकि 8 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा, विशुद्ध चक्र और ब्रह्मरंध्र। और अब
एक ही दांत क्यों है? क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं तब द्वैत के साथ वह यात्रा नहीं हो सकती। यानी संसार और ब्रह्म दो में से एक को ही चूज करना पड़ता है। तो वह दांत टूटा हुआ क्यों है? तो संसार के साथ उस संबंध का विच्छेद करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है। इसीलिए टूटा हुआ दांत हाथ में रखे हुए, फिर आगे की यात्रा जाकर जब ब्रह्मरंध्र तक मिलती है तो समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। यह उसका प्रतीक है। यह मैंने इसलिए बताया कि हमारे तमाम मार्क्सवादी लोग जब यह प्रचारित करने का प्रयास करते हैं, जैसे मार्क्स ने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में 1854 में एक आर्टिकल लिखा था कि जो कुछ अंग्रेज भारत में कर रहे हैं यह दुखद है परंतु सुखद भी है। उसने अंग्रेजी में लिखा था, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया विच इज द ब्रिटिशर्स आर डूइंग, इट इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो। प्लेजरेबल क्यों? उसने कहा कि हिंदू चाहे जितने भी समृद्ध क्यों ना हो, परंतु यह हाथी गणेश, बंदर हनुमान और नंदी बैल को पूजने वाले इसी लायक थे कि इन पर हुकूमत की जाए, चूंकि यह लोग समझदार नहीं है। अब बताइए, जो मैंने बताया आपको गणपति का स्वरूप, समझ में हमारी कमी है कि मार्क्स की कमी है? बट अफसोस की बात यह है कि मार्क्स के मानस पुत्रों ने इतना भारत पर कब्जा कर लिया, इस प्रकार की चीजें हमारे दिमाग में भर दी। और मैं दावे से कहता हूं, न मार्क्स कभी भारत आया, न मार्क्स ने कभी भारत का कोई ग्रंथ पढ़ा। मार्क्स को संस्कृत आती नहीं थी और मार्क्सवादियों को भी संस्कृत नहीं आती। और यह बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं। जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था ना, तो हाई कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, जब लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा था तो कोर्ट ने कहा कि दोनों लोग अपने अपने तरफ के हिस्टोरियंस ला सकते हैं। तो हमारी तरफ से जो गए थे उसमें से बहुत लोगों के नाम आप पुराने लोग जानते होंगे। एसपी ग्रोवर थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे, डॉक्टर हर्ष नारायण थे, एसपी गुप्ता जी थे। उधर से कौन थे? वही सूरज भान, आर एस शर्मा, डीएन झा, रोमिला थापर, वो लोग अपने प्रतिनिधियों के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे थे। अब देखिए, कोर्ट ने उनसे क्या पूछा कि आप ये बताइए कि सारे इसके सारे दस्तावेज दो ही भाषाओं में हैं, संस्कृत और फारसी। आप इन्हें जानते हैं क्या? और आप लोगों को आश्चर्य होगा, उन लोगों ने लिख के दिया कि हम फारसी भी नहीं जानते, संस्कृत भी नहीं जानते। जबकि हमारी तरफ के विद्वान सब जानते थे। डॉक्टर हर्ष नारायण को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, वो फारसी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे। फिर मंदिर में जो हो रहा था वो खुदाई से निकल रहा था। तो एंशिएंट हिस्ट्री में दो सब्जेक्ट होते हैं, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, यानी खुदाई वाला विषय आर्कियोलॉजी का होता। तो उनसे पूछा गया कि आप आर्कियोलॉजी जानते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं जानते हैं, यानी खुदाई के विषय से परिचित नहीं था। अब आप सोचिए, इसके बावजूद वही लोग सबसे ज्यादा ज्ञान दे रहे थे। यानी मजे की बात यह कि न लिखाई जानते थे, न खुदाई जानते थे, और दावा यह कि सारी खुदाई जानते थे। इसलिए मैंने यह कहा कि जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा उन्होंने हमारे दिमाग में यह बात भरी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बीज डॉक्टर साहब ने बोया था, उस बीज का वट वृक्ष तो आज दिखने लगा है, परंतु कारागार से वो निकले थे 1922 में। हमारी मानसिकता अभी तक इस अमृत महोत्सव वर्ष तक भी उस कारागार से बाहर निकल नहीं पाई। हमारी चेतना, हमारी सोच, हमारे विचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मैकाले और मार्क्स के विचारों से प्रेरित है। इसलिए मैंने आपको ये दो उदाहरण बताए, क्योंकि राजनीति समाज के उदाहरण तो आपको बहुत सारे पता लगते होंगे। कई बार इन चीजों के उदाहरण, आजकल की युवा पीढ़ी तो इसी प्रकार के तर्क वितर्क भी करती है ना, तो बड़ा कई बार असहज स्थिति होती है कि बच्चों को क्या जवाब दें। अब आगे से कभी बात हो तो आप और एग्रेसिव होकर कहिएगा कि नहीं नहीं अभी तुमको इसका भी जवाब देते हैं। इसका जवाब क्यों देते हैं, उसका भी जवाब देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको और बताऊं, कभी आपने सोचा, हमारे हर चीज का जवाब है। जैसे मैंने आपको बताया कि गणपति का बताया, वैसे ही मैं आपको यह भी एक बात बताऊं कि भगवान राम 4 भाई थे। देखिए, हमारा कोई भी विचार किस चीज से प्रेरित होता है। भगवान राम 4 भाई थे, तो आपने कभी सोचा कि 4 ही भाई क्यों थे, 3 या 5 क्यों नहीं? देखिए, हर चीज के पीछे एक कारण है। तो
वो चार भाई जानते क्यों हैं? वो चार भाई चार पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो भगवान राम धर्म है, लक्ष्मण काम है, शत्रुघ्न अर्थ है और भरत मोक्ष है। इसीलिए लक्ष्मण ही राम के साथ वन में क्यों जाएंगे? क्योंकि काम को सदैव धर्म से संयुक्त रहना है। शत्रुघ्न अयोध्या में क्यों रहेंगे? अर्थ कभी राजधानी छोड़ के नहीं जाएगा। और खड़ाऊ रख के भरत ही पूजा क्यों करेंगे? मोक्ष पाने के लिए धर्म के किसी प्रतीक को भी रख के साधना करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए हमारे यहां देखिए एक एक चीज का अर्थ है। अगर हनुमान चालीसा का भी विषय खूब आया था यहां पर, अरे भाई हनुमान चालीसा में ये क्यों लिखा है? तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी की तुलना करने की बात आई भगवान राम से, तो उन्होंने क्या कहा? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अरे भाई लक्ष्मण संभाई कहना चाहिए, वो साथ में गए। भरत संभाई क्यों? धर्म को सबसे प्रिय मोक्ष होता है, इसलिए तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। खैर, तो मैंने सिर्फ आपको तीन उदाहरण इसलिए दिए कि अब आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप बच्चा कह सकते हैं आप इसको समझो बेटा, फंडामेंटल्स पढ़ो, उसके बाद तुम एडवांस कोर्स के बारे में बात करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो तब इंजीनियरिंग के बारे में बात करो, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ो तब मेडिकल के बारे में बात करो, गणित पढ़ो उसके बाद बैलिस्टिक साइंस के बारे में बात करो। तो मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहता हूं कि मैंने आपको एक झलक बताने का प्रयास किया कि ये जो अभियान है जिसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दिया, और विगत लगभग 100 वर्षों से सभी प्रचारक अपना पूरा जीवन दे रहे हैं, परंतु आज भी स्थिति क्या है कि स्वतंत्रता के बाद हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान लें हम? टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान लें हम? वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम? हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम? तो इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो अमृत काल में यदि भारत को वहां तक पहुंचाना है जो भारत का वास्तविक भवितव्य है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। जो मार्ग जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पे अंत करते हुए कहता हूं, कारागार से बाहर निकले थे आज के दिन डॉक्टर साहब, तो उस कारागार से पूरे देश की मानसिकता को बाहर निकालने की प्रक्रिया का संकल्प हमें आज इस 12 जुलाई को लेना होगा, ताकि इस अमृत काल को समाप्त होते होते संपूर्ण भारत का मानस उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि यह यज्ञ अभी अधूरा है। तो अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। और उस यज्ञ में विघ्न कौन डाल रहे हैं? अपने ही लोग डाल रहे हैं। फ्रांसवा गौशर, ला फिगारो अखबार फ्रांस का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है, उसने लिखा है द बिगेस्ट एनिमी ऑफ हिंदूज आर हिंदूज इटसेल्फ, नोबडी एल्स। खैर, तो उन्होंने कहा आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का अस्त्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। तो हम सब अपने इस संवेद प्रयास से इस स्वप्न को साकार करें। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और यह तय मानिए भविष्य हमारा, इसमें कोई किंतु परंतु मत समझिएगा। एक पंक्ति और कह के बता देता हूं कि 1 जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में अंग्रेजों की। 1 जनवरी 1951 को इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में कांग्रेस की। और 1 जनवरी सन 2001 को जब इस देश में 21वीं सदी का पहला सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की, अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की। तो समझ लीजिए कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। धन्यवाद।